Hello everyone, welcome to Study Mentos. I hope everyone is doing good and absolutely fine. First of all, let me introduce myself. My name is Bas Nazir, and for today, I have taken the most important questions from the whole physics, or I would say this is going to be the most predicted paper, most predicted physics paper actually for the upcoming exams of SCOST Jammu and SCOST Kashmir UG entrance. But before moving ahead, I want you all to subscribe my channel and also do not forget to like this video. इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट टुडेज सेशन, जो पहला क्वेश्चन है ऑफ दिस सेशन, that is the combination of NAND gates shown here under the figure are equivalent to. Now understand, we are given with certain combination of NAND gates. For example, this is the combination 1 and this is the combination 2. यहाँ पर भी कुछ NAND gates दिए गए हैं, यहाँ पर भी कुछ NAND gates दिए गए हैं. हमें बताना है कि इनकी इक्विवेलेंस किस गेट के इक्वल टू होगी. अंडरस्टैंड करना, ये यहाँ पर हमारा है NAND गेट और NAND गेट के आगे ये जो लगा है इसको हम बोलेंगे NOT गेट. इन द सिमिलर वे ये है NAND गेट और NAND गेट के आगे ये वाला जो है NOT, ये है NOT गेट. ठीक है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर हम ए इनपुट यहां से डालेंगे तो यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी ए डैश, और मैं बोलूंगा नेगेशन ऑफ ए. ठीक है, और ए बार से मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा. सिमिलरली यहां पर जो मेरा आउटपुट आएगा दैट विल बी बी डैश और बी नेगेशन. ठीक, अब ए डैश और बी डैश जो है ये अगेन जुड़े हैं किससे? एंड गेट से. तो यहां पर अगेन क्या हो जाएगा? दिस विल बी ए डैश, एंड का मतलब होता है डॉट, दिस विल बी बी डैश, और आगे इसके भी लगा है और एक फाइनल नेगेशन, दैट मींस फाइनल नॉट. तो यहां पर मैं इसके ऊपर एक कंबाइंड नॉट लगाऊंगा. अब अगर आपने डिमॉर्गन्स लॉ को पढ़ा होगा, डिमॉर्गन्स रूल हमने पढ़ा है, तो ये किसके इक्वल टू आ जाएगा? दिस विल बी ए डबल डैश, दिस विल बी प्लस बी डबल डैश. ठीक है, ये डैश हम इनको सेपरेटली प्रोवाइड करेंगे. तो ए डबल डैश दैट मींस डबल नेगेशन जब भी किसी पे आती है तो वो ओरिजिनल होता है. ठीक है, ये नेगेशन और ये नेगेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे. दिस विल बी ए और बीच में है प्लस, दिस विल बी बी. डबल नेगेशन है तो नेगेशन कैंसिल हो जाएंगी. दैट मींस ए प्लस बी विल बी द फाइनल इक्विवेलेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन 1. अब a प्लस बी जो है ये रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑर गेट को. ठीक है, तो पहला वाला जो हमारे पास आ गया इसकी इक्विवेलेंस आ गई कौन सी गेट? ऑर गेट. यहाँ पर अब सेकंड वाले ऑप्शन को देख, अब सेकंड वाली कैटेगरी को देखिए. यहाँ पर ए गेट है, ए इनपुट है, दिस इज द बी इनपुट, और इनके आगे लगा है नॉट गेट. सिमिलरली यहाँ पर भी और एक नॉट गेट लगा है. अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, मैं इनको कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ. ये जो सेकंड कैटेगरी है मेरे पास, मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ. पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पर एंड गेट, एंड गेट के सामने मैं बनाऊंगा यहाँ पर नॉट गेट. ठीक है, और नॉट गेट के सामने मैं और एक नॉट गेट बनाऊंगा, ये वाला. ठीक है, तो नॉट और नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन गेट एंड दैट्स द ओरिजिनल गेट, और इसको हम बोलेंगे दिस इज एंड गेट, और ये है क्या? एंड गेट. ठीक है, यहाँ पर भी डबल नेगेशन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर. नाउ यहाँ पर एक सिंपल सी फॉर्मूला को हमें यूज करना है. वी नो दैट जो एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एनर्जी कहां पर देखनी है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट में. सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 3. अब n इक्वल टू 3 पे एनर्जी जो होगी दैट विल बी 13.6 मल्टीप्लाइड बाई जी स्क्वायर. हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, दैट मींस 1 का स्क्वायर एंड दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर, दैट मींस 3 का स्क्वायर, और वो आएगा 9 के इक्वल टू, और यही वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सिंपल सा क्वेश्चन था. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, इट्स रेडियस इज, रेडियस जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. ठीक है, अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो रेडियस थी r. अब अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो रेडियस जो थी दैट इज r डैश, एंड दैट विल बी इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर. n स्क्वायर इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 2, दैट मींस 2 का स्क्वायर एंड दैट विल बी 4. तो आंसर हो जाएगा r डैश विल बी 4 टाइम्स इट्स ग्राउंड स्टेट रेडियस. ठीक है, जो इसकी ग्राउंड स्टेट में रेडियस होगी उसके 4 गुना जो रेडियस होगी दैट विल बी in the first excited state. Next question is, in forward bias, the width of potential barrier in the p-n junction diode. Now यहाँ पर understand करना, you need to learn two things over here. The first is that whenever the question asks about forward bias जब भी question बोलेगा तो at that time जो depletion layer होगा, depletion layer की width होगी, depletion layer की width जो होगी वो decrease होती है, and the second important thing that you need to learn over here is that whenever the question talks about backward bias, ठीक है, at that time जो depletion layer होगा उसकी जो width होगी वो increase होती है,
वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस की बात हो रही है तो यहाँ पर डिक्रीज होगी, अगर बैकवर्ड बायस की बात हो रही होती तो ये यहाँ पर इंक्रीज होता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड और इज इन फॉरवर्ड बायस। इनमें से हम किस वाली को यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस में, या ये यूजुअली होता है फॉरवर्ड बायस में। अंडरस्टैंड करना, अगर हम फोटो डायोड की बात करेंगे, फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, दैट मींस एलईडी जो होता है, दैट्स प्रेजेंट इन टेलीविजन्स, टेलीफोन्स एज वेल, तो इसको हम हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम रिवर्स बायस में यूज नहीं करते हैं। आफ्टर दैट अगर हम जेनर डायोड की बात करेंगे, इट्स ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। After that, option number D is P side connected to negative terminal. No, this is again the opposite of that. तो ये भी हो जाएगा हमारा बैकवर्ड बायस, और मैं बोलूंगा रिवर्स बायस यहाँ पर। ठीक है, now next question is which of the following is dependent on intensity of incident radiation in the photoelectric experiment। जो photoelectric experiment है उसमें से कौन सी चीज डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये बात याद रखना। ठीक है, और मैं बोल सकता हूं जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा, दैट मींस उतनी ज्यादा इंटेंसिटी प्रेजेंट है। उसके बारे में आपको ग्राफ भी आ सकता है, तो ग्राफ इस तरीके से डालना, ये है हमारी इंटेंसिटी और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के यहाँ से हमारे पास करंट है, तो इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। एनर्जी की वैल्यू जो है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड द वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जो वर्क फंक्शन है इसकी वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। व्हाट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनर्जी होती है हमारे पास वर्क फंक्शन और प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कहीं पर भी नहीं आया, लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मैं कुछ इस तरीके से तोड़ सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो वी आर डन। यहां पर हमें क्या लिखना है, दिस इज एनर्जी, और एनर्जी की वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस दिस इज द वर्क फंक्शन, ये इस साइड बन जाएगा माइनस, दैट मींस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स will be equal to E multiplied by Vs, where Vs is the stopping potential that we actually are supposed to find out. So 4 electron volts minus 2 electron volts, that means 2 electron volts will be equal to electron charge multiplied by the stopping potential. E से E cancel out हो जाएगा, तो हमारे पास जो stopping potential की वैल्यू आ गई वो आ गई 2 volts के इक्वल टू। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, that means 2 volts. After that जो next question है, that's 2 slits 4 mm apart are illuminated by the light of wavelength 6000 angstrom. Basically, what will be the fringe width on the screen placed 2 m from the slits? हमें बतानी है कि fringe width क्या होगी। हमें पता है fringe width की फॉर्मूला हमारे पास होती है lambda d upon d. So this will be lambda की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, दिस विल बी 6000 एंगस्ट्रॉम्स की बात हो रही है, तो 10 पावर माइनस 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द स्क्रीन की विड्थ क्या है 2 डिवाइडेड बाय what is the distance in between these, that is going to be 4, but यहाँ पर है mm, तो इसको मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 1s are, this will be 2 2s are, this will be 2 1s are, 2 3s are, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 10 पावर माइनस 10, और नीचे ये रहेगा 10 पावर माइनस 3। अब इन दोनों को देखिए और इस वाले को भी देखिए, तो इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 4 मीटर्स की अगर मैं बात करूंगा, तो इट विल बी एग्जैक्टली 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 3, और मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3, और इस 10 पावर माइनस 3 के इंस्टेड में यहाँ पर लिखूंगा mm। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, दैट इज इफ द सोडियम लाइट इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द रेड लाइट, द फ्रिंज विड्थ विल, फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट रहेगा अगर हम सोडियम लाइट को रिप्लेस करेंगे बाय रेड लाइट। यहाँ पर रेड लाइट के बारे में याद रखना, इसकी जो वेव लेंथ होती है वो लार्जेस्ट होती है, और फ्रिंज विड्थ की हमारे पास फॉर्मूला है, फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय लैम्डा, दिस इज d अपॉन d। ठीक है, अब जब लैम्डा इंक्रीज होगा तो दैट मींस फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज होने वाली है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। टी हाफ की वैल्यू दी गई है टू बी इक्वल टू 1600 ईयर्स। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियम दैट वुड रिमेन आफ्टर 6400 ईयर्स। हमें t इक्वल टू 6400 ईयर्स पे हमें बताना है कि कितना रेडियम का बेसिकली अमाउंट रहेगा। ठीक है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है 1/2 पावर n। ठीक है, अब इस n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है t अपॉन t हाफ, ये दोनों हमारे पास ये दिए गए हैं, दैट मींस n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा दैट विल बी 6400 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 1600,
तो ये आ जाएगा 1 जार, दिस विल बी 4 जार, तो n की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे पास जो अमाउंट रहेगा, रिमेन होगा, दैट विल बी 1/2 पावर n, और n के इंस्टेड में यहाँ पर लिखूंगा 4, तो दैट विल बी 1/16। 1/16 यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा। After that is the next question, that is during beta decay of a parent radioactive element, the daughter is dash dash with the parent। यहाँ पर हमें बताना है जब बीटा डीके होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास x है, इसके पास दिस इज g एंड दिस इज एटॉमिक, दिस इज द मास नंबर a, ठीक है। अब जब इसका बीटा डीके होगा, याद रखना जब भी बीटा डीके होगा तो यहाँ पर जो a है इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है, दिस विल गिव अस y with the mass number a, एंड यहाँ पर जो g है दिस विल इंक्रीज बाय 1, दैट मींस g+1। तो ये जो अब हमें बताना है कि ये जो है दिस वाज द पेरेंट और दिस वाज द डॉटर न्यूक्लियस, तो हमें बताना है कि इनमें कौन सी रिलेशन है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिए, अगर हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर को देखेंगे दैट्स डिफरेंट, ठीक है। तो आइसो बार यहाँ पर तो आइसोटोन हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मास नंबर को देखेंगे, मास नंबर ऑफ दिस इज ए एंड मास नंबर ऑफ दिस डॉटर न्यूक्लियस इज आल्सो ए, तो दैट मींस यहाँ पर अगर मास नंबर सेम है, मास नंबर जो है दैट इज सेम, जब मास नंबर सेम होगा तो उस कंडीशन में हम इनको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स, ठीक है। तो ये बन जाएंगे आइसोबार्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द de Broglie wavelength lambda associated with an electron having kinetic energy E is given by an expression। हमें एक्सप्रेशन में बताना है कि लैम्बडा दैट मींस द वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बिटवीन कौन सी रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि लैम्बडा जो होता है दैट इज h/mv, ठीक है। और एट द सेम टाइम हमें पता है कि mv जो होता है ये मोमेंटम होता है, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूं लैम्बडा विल बी इक्वल टू h/mv के इंस्टेड में यहां पर लिखूंगा p, दैट मींस द मोमेंटम। लेकिन हमने और एक फॉर्मूला भी पढ़ी है, दैट मींस p²/2m जो होता है यही हमारा होता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली। तो अगर मैं यहां से p की वैल्यू निकालूंगा तो p मेरा आ जाएगा √2, दिस विल बी m एंड दिस विल बी e, ठीक है। तो ये मेरी आ गई मोमेंटम की वैल्यू। अब इस मोमेंटम की वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो लैम्बडा की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इंस्टेड ऑफ दिस p आई वुड राइट हियर √2 m and multiplied by the kinetic energy h/√2me। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मच एनर्जी शुड बी एडेड to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 10⁻⁻10 meter to 0.5 multiplied by 10⁻⁻10। हमें बताना है कि हमें कितनी एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फर्स्टली हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जो पहली एनर्जी थी दैट इज ई, हम E2 को फाइंड आउट करेंगे एट दिस वेवलेंथ, ठीक है। तो हमें अभी हमने फॉर्मूला पढ़ी है, क्या पढ़ी हमने फॉर्मूला, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h/√2me, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है। तो पहली एनर्जी जो है दैट इज E, सेकंड एनर्जी जो है दैट इज E डैश, अंडरस्टैंड करना, दिस विल बी इक्वल टू √E2, दिस विल बी E2, ठीक है। दिस विल बी E2 एंड यहां पर आएगा लैम्बडा 2, ठीक है। दिस विल बी लैम्बडा 2 और इसकी वैल्यू में यहां पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट विल बी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 divided by the lambda 1, that means the first wavelength, what will be that will be 10⁻⁻10। अब अंडरस्टैंड करना, 10⁻⁻10 से 10⁻⁻10 यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचा 1/2, तो E/E डैश की वैल्यू जो आ गई दैट केम आउट टू बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। लेकिन ये रूट में है, अंडरस्टैंड करना, यहां से जो एनर्जी है ये रूट में है। अब अगर मैं रूट को हटाऊंगा तो मैं लिखूंगा, यहां से भी स्क्वायरिंग करूंगा, यहां से भी स्क्वायरिंग करूंगा, मैं लिखूंगा E/E डैश, बेसिकली ये E जो है दैट इज द फर्स्ट इनिशियल एनर्जी, E/E डैश विल बी इक्वल टू 1/4। जब मैंने इस साइड भी स्क्वायरिंग की तो E डैश की वैल्यू जो आ गई दैट केम आउट टू बी इक्वल टू 4 टाइम्स E, ठीक है। जो फाइनल एनर्जी मेरे पास आ गई वो आ गई मेरे पास 4 गुना, 4 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी। अब क्वेश्चन यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर ए को मार्क नहीं करना है। अब क्वेश्चन बेसिकली बोल क्या रहा है, हाउ मच एनर्जी शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन, हमें कितनी एनर्जी ऐड करनी पड़ी। पहले इसके पास थी एनर्जी E, अभी इसके पास है एनर्जी 4E, तो 4E को हमें कितना ऐड करना पड़ा, दैट इज बेसिकली 4E- दैट इज इक्वल टू 3। तो 3E एनर्जी हमें जो है वो हमें ऐड करनी पड़ी, दैट मींस थ्राइस द इनिशियल एनर्जी, व्हेयर E इज द इनिशियल एनर्जी, राइट। After that, the next question is the dimensional formula of coefficient of thermal conductivity। हमें बताना है कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोफिशिएंट है उसके यूनिट्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी में हमने पढ़ा है हीट ट्रांसफर में Q/T जो होता है ये होता है Ka, दिस इज डेल्टा T, और ये जो डेल्टा T है ये बेसिकली होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द L, ठीक है। हमें इस K के यहाँ पर कोफिशिएंट्स निकालने हैं, डायमेंशंस निकालने हैं, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K।
अब अगर मुझे k की कोफिशिएंट्स k के डायमेंशंस निकालने हैं, मैं लिखूंगा k विल बी इक्वल टू दिस विल बी q, दिस विल बी अपॉन t, और ये l यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस मल्टीप्लाइड बाय l, डिवाइड में रहेगा ये वाला a मल्टीप्लाई, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी रहेगा, और टेम्परेचर को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखूंगा डेल्टा टी। ठीक है, अब इनके यूनिट्स लिखो वन बाय वन। अगर मैं Q के यूनिट्स लिखूंगा दैट विल बी m, दिस विल बी L2, दिस विल बी T माइनस 2, बेसिकली एनर्जी है ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट्स क्या है, T। अंडरस्टैंड हो गया यहाँ तक। अब मल्टीप्लाई में यहाँ पर L है तो इसको मैं लिखूंगा L1, दिस विल बी L1 डिवाइडेड बाय A के डायमेंशंस में क्या लिखूंगा L2, बेसिकली L इंटू L वही होता है एरिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर है 1 अपॉन टेम्परेचर, और टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको K से रिप्रेजेंट करूंगा। अब अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। अब जब इस फाइनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी m1, this will be L1, this will be T minus 3, and this will be K minus 1. M1, L1, T minus 3, M1, L1, T minus 3, and K minus 1. Hence the answer is option number 1. So easy question था। ठीक है, next is error in the density. Error in the measurement of the radius of a sphere is 1%. Radius में जो error है that means delta R upon R जो है that is 1%. ठीक है, then the error in the calculated value of density. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के इंस्टेड में यहां पर लिखूंगा 4/3, दिस विल बी पाई आर का क्यूब। अंडरस्टैंड करना, दैट मींस अगर मैं इसको लिखूंगा मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि इसमें एरर कितना आएगा, तो जो मैं बोलूंगा डेंसिटी, एरर इन द डेंसिटी दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स एरर इन दिस आर। ठीक है, बेसिकली ये 3 यहां पर है ना पावर, तो ये यहां से आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय error in this r, that's basically given to us equal to 1, and this will be 3%, this will be 3%, hence the answer is option number C. Next is a body travels uniformly for 20.0 plus minus 0.2 meter for 4.0 plus minus 0.1 seconds. Calculate the speed. हमें यहाँ पर स्पीड को कैलकुलेट करना है। अब अंडरस्टैंड करना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा स्पीड को हमें कैलकुलेट करना है, अगर मैं स्पीड की फॉर्मूला यहाँ पर लिखूंगा दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरे पास है 20 अपॉन टाइम यहाँ पर कितना है 4, दैट मींस 20.0 डिवाइडेड बाय 4.0, तो जो मेरे पास स्पीड आएगी दैट विल बी 5.0। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन नंबर ए को यहां से एलिमिनेट कीजिए और ऑप्शन नंबर सी को भी यहां से एलिमिनेट कीजिए। 5.0 एंड 5.0 दोनों केसेस में हमारे पास यहां पर आता है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने आपको अभी बताया कि s इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको मैं लिख सकता हूं जो स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू s पावर 1 बेसिकली s जो है ये यहां पर डिस्टेंस है, इसको मैंने यहां पर d से रिप्रेजेंट किया था, मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी t पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय t पावर -1। अब अगर मैं एरर को कैलकुलेट करूंगा, जो मेरे पास डेल्टा v अपॉन v दैट मींस एरर इन दिस वेलोसिटी आएगा, दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा s अपॉन s, 1 यहां पर पावर है s का, multiplied by the error in this s, plus this will be 1 multiplied by error in this t, error in this t। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए, this will be delta v अपॉन v की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 5.0, this will be equal to 0.2 divided by 20 plus 0.1 divided by 4। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन दिस विल बी 100, दिस विल बी प्लस 1 अपॉन 40। अब इनका एलसीएम लीजिए, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा v अपॉन दिस विल बी 5, ये आ जाएगा हमारे पास 200, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, दिस विल बी 2 प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए, हमें dv की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें dv की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dv की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी दिस इज बेसिकली 7 मल्टीप्लाइड बाय ये 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन दिस विल बी 200। तो इसको यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 5 1 जार, दिस विल बी 5 4 जार, दिस विल बी 0 जार, तो 7 अपॉन 40 हमारा आंसर आ जाएगा, और 7 अपॉन 40 को जब सॉल्व करेंगे तो ये सिमिलर टू 0.2 के आसपास आएगा। ठीक है, सिमिलर टू 0.2 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मींस 5.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स पर सेकंड, प्लस माइनस 0.2 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच वन ऑफ द
वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से हम किसको यूज कर सकते हैं फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? स्टेशनरी चार्ज, इसको तो नहीं कर सकते जब स्टेशनरी है, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ई होगा। नेक्स्ट इज ए चार्जलेस पार्टिकल, तो यहाँ पर क्या कोई फील्ड होगा? नो फील्ड, यहाँ पर कोई भी फील्ड नहीं होगा। एन एक्सेलरेटेड चार्ज, यस, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। एक एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है उसी को हम यूज कर सकते हैं। अगर हम चार्ज मूविंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी देखेंगे तो इसको भी हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में कौन सी यहाँ पर रिलेशन है। फर्स्ट थिंग जो हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट, सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है दैट इज 1/√μ0 एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट, हम सबको पता है। इसके अलावा हमें पता है E/B जो होता है इसकी वैल्यू भी हमारे पास C के इक्वल टू आती है, और C के इंस्टेड में यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 दिस विल बी √μ0 दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अंडरस्टैंड करना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस विल बी E, लेकिन डिवाइडेड बाय, ये मेरा है मैग्नेटिक फील्ड, मुझे मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके लिए मैं आपको बोल दूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय μ0। तो इन द सिमिलर वे मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ E अपॉन, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ μ0 दिस विल बी H इंस्टेड ऑफ दिस P, that will be equal to 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E divided by √μ0 this will be H, this will be equal to 1/√ एप्सिलॉन नॉट। अब इसको यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर हमारे पास जो E की वैल्यू आ जाएगी that will be equal to H, this will be √μ0 upon एप्सिलॉन नॉट। E is equal to H multiplied by √μ0 upon एप्सिलॉन नॉट, hence the answer is option number 4. Now next question after that is an alpha and a proton are accelerated by same potential difference। बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है यहाँ पर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है यहाँ पर। दे एंटर ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, वो एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज, इनकी रेडियाई का रेशियो जो है वो कितना होगा? आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √m/q के, ठीक है, m/q के जो पोटेंशियल यहाँ पर सेम होगा, q इज द चार्ज, ठीक है, तो m इज द मास। तो मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस प्रोटॉन विल बी इक्वल टू √मास ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय q ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दैट मींस ये हमारे पास कितना आ जाएगा? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, दैट विल बी 4/1 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/अल्फा पार्टिकल के पास होता है 2, ठीक है, तो 1/2। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा √2 के इक्वल, ठीक। तो √2 इज द वन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए कि रेडियस जो होती है ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √m/q, √m/q की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन, जो कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? कैपेसिटी की फॉर्मूला हमें पता है, कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट दिस इज K.A एंड डिवाइडेड बाय D, और ये जो D है ये होती है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। दैट मींस जो कैपेसिटी होती है एक कंडेंसर की वो डिपेंड करती है किस पे? द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज अ वायर कनेक्टेड अक्रॉस a potential difference is stretched to twice its length। एक वायर को हमने स्ट्रेच किया twice its length, then the ratio of old to the new drift speed of the charge carriers। हमें बताना है कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है उनका रेशियो हमें यहाँ पर बताना है। अब अंडरस्टैंड करना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट की बात करूंगा दैट विल बी इक्वल टू n, दिस विल बी E/A/VD, वेयर VD इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और VD की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू I अपॉन दिस विल बी NE&A, ठीक है, NE&A, ओके, NE&A, राइट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं जो I है दिस इज द करंट, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं V/R के फॉर्म में भी, ठीक है, V/R पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई में रहेगा N, दिस विल बी E एंड दिस विल बी A, ठीक। अब इसको मैं फर्दर अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा तो मैं लिखूंगा V/दिस R, दिस इज द रेजिस्टेंस, इसको मैं लिख सकता हूं ρL/A
multiplied by this will be n, this will be e and this will be a से a यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगी that will be vd, that means the drift velocity जो हम अभी तक फाइंड आउट कर रहे हैं, that will come out to be equal to potential divided by this will be rho, this will be n, this will be e और डॉट में यहां पर आ जाएगा L, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। अब जब हमने लेंथ को मल्टीप्लाई किया 2 से, जब हमने लेंथ को डबल किया, यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रेच इट ट्वाइस इट्स लेंथ, अब जब हमने इसको डबल किया दैट मींस मैं बोलूंगा वी ओल्ड डिवाइडेड बाय वी न्यू, इट विल बी इक्वल टू 1/1/2, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ये 2 यहां से ऊपर जाएगा, हेंस द रेशियो ऑफ वी ओल्ड टू द वी न्यू इज 2:1, हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर। After that, here is the next question, that is the potential difference between the points A and B of the adjoining figure. यहाँ पर एक फिगर दी गई है, हमें बताना है कि potential difference between this A and potential difference between these 2 points A and B क्या होगी, ठीक है। First of all, अगर मैं VAC देखूंगा, A this is C, VAC, what is VAC? यहाँ पर ये 2 वोल्ट्स के इक्वल टू है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं CAB को कंसिडर करूंगा, दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, इस वाली लूप को अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूंगा, अंडरस्टैंड करना, इस लूप को मैं अगर यहाँ पर कंसिडर करूंगा तो मेरे पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस पोटेंशियल यहाँ पर कितना है 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस है 5 प्लस 5 सारे के सारे 5 जो है ये सीरीज में है, दैट मींस डिवाइडेड बाय 15, तो 2 डिवाइडेड बाय 15 एम्पियर्स मेरे पास यहाँ पर करंट आ गया। अब जब मेरे पास यहाँ पर करंट भी आ गया तो मैं बोलूंगा VAB पोटेंशियल थ्रू दिस वायर A एंड B, VAB मैं इसको लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू करंट I मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है, ओहम्स लॉ हमने पढ़ा है, एंड दिस R विल बी अलोंग दिस AB वायर, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं करंट के इंस्टेड में यहां पर लिखूंगा 2/15 मल्टीप्लाइड बाय R के इंस्टेड में यहां पर लिखूंगा 5 + 5 दैट इज बेसिकली 10, दैट इज 5 + 5, ठीक है। तो ये आ गया 2/15 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 10, तो इनको आप यहां से कैंसिल आउट कीजिए, दिस विल बी 5 2s आर, दिस विल बी 5 3s आर, दैट मींस 4/3 वोल्ट्स जो है वो होगी पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B, ठीक है। इजी किल वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है, हमें पहले करंट को यहाँ पर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर देखो अंडरस्टैंड करना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी के दरमियान हमें बताना है, दिस इज ए एंड दिस पॉइंट डी, इनके बिटवीन हमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। फर्स्ट थिंग यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, फॉर एग्जांपल ये जो इस आर के बिहाइंड जो भी रेजिस्टेंस है इनको मैं फॉर एग्जांपल इनकी इक्विवेलेंस किसके बराबर है, x के इक्वल टू है, ये मैं सपोज करूंगा इनकी इक्विवेलेंस जो है वो x के इक्वल टू है। तो क्या मैं यहाँ पर एक नया सर्किट बना सकता हूं, मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, दिस इज A, दिस इज D, यहाँ पर एक रेजिस्टर है हमारे पास, दिस इज पॉइंट दिस, यहाँ पर ये है R, और इसके यहाँ पर जो बिहाइंड है यहाँ पर लगा है X रेजिस्टर और वो भी लगा है पैरेलल में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूंगा रेजिस्टेंस को, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, तो मैं यहाँ पर दिस इज X, ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी R, दिस इज शुड बी X डिवाइडेड बाय R प्लस X, बेसिकली R और ये जो X है ये पैरेलल में है, ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर R मल्टीप्लाइड बाय X डिवाइडेड बाय R प्लस X, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं X को कैसे लिखूंगा, X को मैं लिखूंगा R डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 1 + -√5, अंडरस्टैंड करना। अगर मैं इस माइनस को यहां से इग्नोर करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी X की that will be equal to R/2, that will be 1 + √5, ठीक है, X will be equal to R/2 1 + √5, तो ये वाला आंसर आप डायरेक्टली रिमेंबर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने यूज क्या किया बेसिकली, यहाँ तक मैंने लिखी थी R इक्विवेलेंट, ठीक है, और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, लेट मी राइट इट ओवर हियर, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, अगर मैं R इक्विवेलेंट इस सेकंड सर्किट की लिखूंगा, इस सेकंड सर्किट की लिखने वाला हूं, तो मैं लिखूंगा दिस इज द R जो सीरीज में है, और इसकी सीरीज में क्या है, और इसकी सीरीज में है RX डिवाइडेड बाय R प्लस X। तो यहां से मैं दिस इज द R इक्विवेलेंट और इसकी वैल्यू में अगर लिखूंगा तो दैट विल बी X विल बी इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय R प्लस X प्लस RX डिवाइडेड बाय R प्लस X। तो ये यहाँ से क्वाड्रेटिक हमारी बन जाएगी, क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R प्लस माइनस R मल्टीप्लाइड बाय 1 + 4 दैट मींस 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली इस वैल्यू को याद करिए, ठीक है। एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आता है तो एट दैट टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम वहां पर डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर होनी चाहिए, the equivalent resistance between this point and this point whenever we are given with an infinite ladder,
दैट्स गिवन बाय r by 2 रूट ऑफ 1 प्लस रूट 5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आंसर आप डायरेक्टली रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज the first overtone of a stretched wire of the given length is 320 hertz. The first harmonic is, हमें first harmonic बताना है। यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है सेकंड हार्मोनिक। दिस इज सेकंड हार्मोनिक, इसका मतलब होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट विल बी एफ विल बी इक्वल टू दिस इज एन वी अपॉन 2l। तो ये सारे हार्मोनिक्स के लिए है, सारे हार्मोनिक्स के लिए है। तो मुझे क्या करना है फाइंड, मुझे करना है फाइंड द फर्स्ट हार्मोनिक, मुझे फाइंड आउट करना है फर्स्ट हार्मोनिक, दैट मींस एफ नॉट, और मैं इसको बोलूंगा फंडामेंटल। फंडामेंटल मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है, दैट विल बी 320 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी एफ नॉट। एफ नॉट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी 320 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 160 हर्ट्ज के इक्वल टू। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन, if we study the vibration of the pipe open at both the ends then the following statement is not true। हमें यहाँ पर not true बताना है। not true का मतलब होता है जो यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना, open end will be antinode for the displacement, करेक्ट है। odd harmonics of the fundamental frequency will be generated, क्या odd harmonics यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगी? यस। बेसिकली अगर हम all harmonics के लिए यहाँ पर बताऊंगा तो f will be equal to nv, this will be divided by 12, this is for all the harmonics। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी ठीक है। इसके बाद all the harmonics of the fundamental frequency will be generated, क्या सारे के सारे harmonics fundamental frequency के generate होंगे? यस। पहले f नॉट होगा, आफ्टर दैट 2 f नॉट होगा, आफ्टर दैट 3 f नॉट होगा, आफ्टर दैट 4 f नॉट होगा, आफ्टर दैट 5 f नॉट होगा एंड सो ऑन। ठीक है, प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट द बोथ एंड्स, गलत है। एट द बोथ एंड्स प्रेशर जो है, प्रेशर चेंज जो है वो मैक्सिमम नहीं होगी। तो हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर अ लिक्विड इज 60, if the critical angle for a liquid A is 60 degree and critical angle for the liquid B is 45 degree, then the critical angle for the ray traveling from A to B। दो मीडियम है हमारे पास, एक है दिस इज A एंड यहाँ पर है B, इनको मैं सेपरेट करूंगा एक लाइन के साथ। यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज 60 डिग्री और यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है दैट इज गिवन टू बी 45 डिग्रीज। ठीक है, हमें पता है, हमने स्नेल्स लॉ को पढ़ा है, तो हमें पता है साइन ऑफ IC, ठीक है, दैट इज द क्रिटिकल एंगल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, म्यू के। अब अगर साइन दैट मींस क्रिटिकल एंगल अगर ज्यादा होगा दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नाम दूंगा, यहां पर मैं इस मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 नाम दूंगा, तो मैं यहां से क्लियरली बोल सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 जो है दैट इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 जो है दैट इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। जब ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, क्या हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी? TIR, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है? नो, देयर इज नो वे possibility of total internal reflection to occur in this situation। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमें कोई भी चीज कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन द सर्कल ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब एक पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है एक सर्कुलर मोशन में, तो इसकी मोशन में हम क्या बता, हम कौन सा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्टली बता सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी इज कंजर्व्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शंस को देखिए कि गलत ऑप्शंस क्यों है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? नो, क्यों नहीं रहेगा? बेसिकली जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल टू दैट। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? टेंजेंशियल रहेगी। तो दैट मींस यहाँ पर भी चेंज होती है, यहाँ पर भी चेंज हो रही है, यहाँ पर भी चेंज हो रही है, यहाँ पर भी चेंज हो रही है, तो मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व नहीं रहेगा। एनर्जी एंड मोमेंटम तो नहीं रहेगा। फोर्स इज कांस्टेंट, क्या फोर्स कांस्टेंट है? अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ऑल्दो दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, बट अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम वेक्टर के थ्रू देखेंगे, अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो डायरेक्शन कुछ इन दिस वे होगी, अगर हम दिस पॉइंट पे देखेंगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, दैट मींस ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो यहाँ पर कंजर्व रहने वाली है, हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Next is the rotational kinetic energy of the flywheel making 120 rotations per minute is approximately। हमें इसकी क्या बतानी है? हमें बतानी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हमारे पास होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, हाफ ऑफ दिस इज आई, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर। अंडरस्टैंड करना,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ हाफ. What will be the I? I is the moment of inertia, और that will be mr square divided by 2 multiplied by this is omega square को मैं ऐसे ही लिखूंगा. ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए हाफ ऑफ हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, that will come out to be equal to mr square upon 4 मल्टीप्लाइड बाई इस ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर रोटेशन आरपीएम में है, रोटेशन पर मिनट है. ठीक है, इसको मैं रेडियंस में कैलकुलेट करूंगा तो ये बन जाएगा 120 डिवाइडेड बाय पर मिनट. तो डिवाइड में करूंगा 60 से, लेकिन रोटेशंस की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई में मुझे करना है 2 पाई के साथ, और इसी का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है. दिस इज बेसिकली ओमेगा का स्क्वायर. ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए. m इज गिवन टू बी इक्वल टू, ओके, यहाँ पर m की वैल्यू नहीं दी गई है. व्हाट्स द r? R की भी वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है. दैट मीन्स यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है. दैट मीन्स दिस इज द फार्मूला बाय विच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. राइट, जब भी आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी तो इस तरीके से आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को. तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर m भी दिया गया होता और r भी दी गई होती तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते थे. ठीक, यहाँ पर मैं mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 को यहाँ पर कैलकुलेट करता. After that, for example, this is m, this will be r square, this will be divided by 4, और इसको मैं further solve करता. This will be 1 jar, this will be 2 jar. That means this will be equal to 16 multiplied by pi का square approximately होता है 10 के इक्वल टू. ठीक है, 16 multiplied by 10. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी. लेकिन इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा पेंडिंग रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रिंटिंग मिस्टेक है. हमारे पास मास नहीं दिया गया है और रेडियस नहीं दी गई है. वी डोंट नो एक्जैक्टली कि यहाँ पर हमारे पास रेडियस क्या है और मास क्या है. ठीक है, सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट, ओके, सो यहाँ पर अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं. आई होप कि आप सबको ये वाले क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, एंड श्योरली बाकी सारे जो बचे हुए क्वेश्चंस है दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. साइनिंग ऑफ, बास्त नजीर.